नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑफिसर जिद में। आज हम बात करते हैं अपना टॉपिक महान न्यायवादी। तो भारत का महान न्यायवादी, इसको हम अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत का जो महान न्यायवादी होता है, क्या होता है, क्यों इसका पद रखा गया, आज हम सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था संघ की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका में हमने डिस्कस किया था भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद, ये सारा मिलकर एक कार्यपालिका का गठन करते हैं। तो उसी क्रम में एक पद और होता है भारत की कार्यपालिका में, भारत का महान न्यायवादी। भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि किस आर्टिकल के तहत ये पद भारत का महान न्यायवादी इसको रखा गया है, तो वहाँ पर आर्टिकल 76 के अंतर्गत ये रखा गया है। संविधान में है तो इसलिए इसको हम संवैधानिक पद भी बोलेंगे, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या भारत का महान न्यायवादी एक संवैधानिक पद है? तो जी हाँ, बिल्कुल पद है, संवैधानिक पद है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 76 में, संविधान में स्वयं इसका उल्लेख किया गया हुआ है। ठीक, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या होता है ये पद, देख लेते हैं। ब्रिटेन से प्रेरित है, इस पद को ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन और भारत के पद में थोड़ा सा एक डिफरेंस भी है। जो ब्रिटेन में महान न्यायवादी होते हैं वो संसद सदस्य होते हैं, नोट करिएगा। ब्रिटेन में जो महान न्यायवादी होते हैं वो संसद के ही सदस्य होते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, संसद सदस्य नहीं होते हैं। ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन में संसद के सदस्य ही बनाए जाते हैं महान न्यायवादी, लेकिन यहाँ पर संसद के सदस्य जो होते हैं वो नहीं होते हैं। अब महान न्यायवादी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लें। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, महान न्यायवादी, कि कुछ ना कुछ न्याय से संबंधित होगा, कुछ ना कुछ जुडिशरी से संबंधित चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो न्यायवादी का मतलब होता है कि जो भारत का अपना अगर कोई पक्ष रखना है, ठीक है, कहने का मतलब भारत की तरफ से अगर वकालत करानी है, इसलिए इस पद को रखा गया है। बहुत सारे ऐसे मैटर आते हैं जब भारत सरकार भी न्यायालय के समक्ष जाती है, तो वहाँ पर भारत सरकार की तरफ से जो पक्ष रखता है वो हमारा महान न्यायवादी होता है। तो कहने का मतलब ये, ऐसे एक जनरल भाषा में समझ सकते हैं कि भारत का एक वकील समझ लीजिए। ये क्या है? भारत का वकील, भारत का वकील समझ लीजिए, भारत का वकील, भारत का वकील होता है। भारत की तरफ से अगर कोई भी मैटर फंस रहा है या कोई नीति बनानी है ना, कोई भी नीति बनानी है तो उसमें क्या होता है, या कोई ऐसा विवाद आ गया, विवाद की स्थिति आ गई, विवाद की स्थिति में भी क्या होगा, भारत की तरफ से ये अपना पक्ष रखेगा। संविधान में इस पद का क्या महत्व है, क्यों रखा गया, थोड़ा सा बात समझ लेते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है। क्योंकि जो हमारा लोकतंत्र है, यहाँ पर जनता द्वारा लोग चुन के आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये डिफाइन नहीं रहता है कि कौन व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कानून का वेत्ता होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए, वही वहाँ पर सांसद बनाए जा सकते हैं। ऐसा कोई कैटेगरी डिफाइन नहीं करी है संविधान ने। कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कुछ योग्यताओं के साथ खड़ा होगा, चुनाव जीतेगा और वो संसद में पहुंच जाएगा। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको विधि या कानून का ज्ञान ही नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में फिर उन्हीं को विधि बनानी है। तो फिर कहा गया नहीं, किसी एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो उनको सलाह दे सके निरंतर बराबर विधि को, ठीक है, विधि पर सलाह दे सके। तो विधि बनाते समय सलाह क्या करेगा, जब भी
भाई कार्यपालिका हमारी होती है, विधायिका होती है, तो जो विधायिका जब भी कोई विधि बनाएगी उस टाइम इसको सलाह की ज़रूरत होगी कि भाई ये जो हम विधि बना रहे हैं वो संविधान के विरुद्ध तो नहीं है, संविधान के अनुरूप ही है। उस जगह पर हमारा जो अटॉर्नी जनरल है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, उनको सलाह देता है कि भाई नहीं, ये चीज़ें क्या हैं, विधि संगत नहीं है, विधि विरुद्ध हैं, आप इससे अलग हट के कानून बनाइए। तो उसी कंडीशन में वो लोग उसी के अकॉर्डिंग कानून बनाते हैं। तो यहाँ पर बस इस पद को रखने का यही रीज़न था कि भाई जो सांसद वगैरह होते हैं हमारे, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अब तो खैर बदल गई है वो परिस्थितियाँ, बहुत सारे पढ़े लिखे आने लगे हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, विधि जानकार नहीं होते हैं। तो उनकी सलाह या सहायता देने के लिए ही इस पद को रखा गया, ऐसे सिंपल में समझ लीजिए। तो एक प्रकार से भारत का क्या होता है, वकील होता है, भारत की तरफ से वकालत करता है। ये सर्वोच्च विधिक अधिकारी भी होता है, विधिक अधिकारी भी होता है। कैसे सर्वोच्च विधिक अधिकारी होगा? भाई भारत सरकार की तरफ से वकालत कर रहा है, ठीक है, तो उस कारण देखा गया कि ये जो अब कार्यपालिका में ये भी आता है, तो इसीलिए इसको बोल दिया कि ये सर्वोच्च विधिक अधिकारी है, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल यही है हमारा, भारत की तरफ से वकालत करेगा। अगर कोई मैटर फंस रहा है या कोई अपराध कह सकते हो कि कोई नीति बनानी है या कोई विवाद आ गया, उस कंडीशन में वो सरकार को सलाह देता है कि आप ऐसे अकॉर्डिंग काम करिए और उसका पक्ष रखता है। ये तो रही बात कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन की अटॉर्नी जनरल या भारत का महान न्यायवादी के पक्ष में। इस पद को ब्रिटेन से लिया गया है। अब इसकी कुछ योग्यताएं होती हैं, क्या योग्यताएं होनी चाहिए देख लेते हैं। इस पद हेतु कुछ योग्यताएं होती हैं। तो इस पद के लिए सिर्फ एक ही योग्यता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ पर न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, वह इस पद को धारण कर सकता है, ठीक है। अब इसकी योग्यताएं देख लेते हैं क्या क्या हो सकती हैं। पहला तो होता है कि भारत का नागरिक हो, भारत का क्या हो, नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि जो उच्च न्यायालय होते हैं भारत में, ठीक है, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। अब देखिए जो 5 वर्ष हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं ज़रूरी है कि किसी एक ही न्यायालय में हो, किसी एक न्यायालय में हो या अन्य डिफरेंट में हो, है ना। तो मान लीजिए किसी एक में 2 साल तक रहा, किसी अगले में 2 साल तक रहा, किसी किसी अगले में 1 साल तक रहा, तो टोटल उसका कार्यकाल क्या हो। कहने का मतलब 5 साल का उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का अनुभव रहा हो पूरा। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही उच्च न्यायालय में उसने 5 साल तक काम किया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उच्च न्यायालय में 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, या एक अगली और आती है, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत की हो, या तो 10 वर्ष तक वकालत की हो। यह भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही उच्च न्यायालय में, ये भी अलग अलग उच्च न्यायालय में 2 साल, 5 साल, 3 साल करके 10 साल तक टोटल इसका कार्य का जो अनुभव होना चाहिए वो है। या फिर इसके अलावा एक और होता है, ये तो होना ही चाहिए, इसके अलावा ये होना चाहिए, या इसके अलावा ये होना चाहिए, एक और होना चाहिए, राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेत्ता होना चाहिए।
कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति की नज़र में, ठीक है, विधि का बहुत अच्छा जानकार हो, विधि का बहुत अच्छा विद्वान हो, उसको भी वहाँ पर महान न्यायवादी बनाया जा सकता है। तो ये कुछ उसकी योग्यताएं होती हैं महान न्यायवादी की। अब योग्यताओं के बाद हम बात करते हैं इसकी नियुक्ति के बारे में कि जो हमारा अटॉर्नी जनरल है उसको कौन नियुक्ति करता है और नियुक्ति का क्या प्रोसेस होता है, देखते हैं। तो अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति होती है वो भारत का नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह से करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, ठीक है, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह से यहाँ पर उसकी नियुक्ति करेगा। नियुक्ति का कोई विशेष यहाँ पर प्रक्रिया नहीं दी गई हुई है कि इसी प्रक्रिया के तहत नियुक्ति होगी, ठीक है। वो मंत्रिपरिषद की जो सलाह होगी उसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति को, अगर वो योग्यताएं रखता है, संबंधित योग्यताएं, तो वहाँ पर उसको महान न्यायवादी बना दिया जाएगा। बहुत इसमें कुछ बड़ा रोल नहीं है कि ये प्रक्रिया है उसके तहत बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो रही बात नियुक्ति की। लिख लेंगे यहाँ पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर। क्योंकि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करने वाला है, तो ये नियुक्ति हो गई। अब बात करते हैं नियुक्ति के बाद उसका जो कार्यकाल है वो कितने दिन का रहने वाला है। कार्यकाल, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ आती है, कार्यकाल कितने साल तक रह सकता है। तो यहाँ पर कार्यकाल कुछ भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है, बस इतना दिया गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। प्रसाद पर्यंत कैसे? राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको हटा सकता है, ऐसा कोई कार्यकाल डिफाइंड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति जब भी चाहेगा, ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए हम जनरली देखते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, अगर हमें किसी वकील की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, जाते हैं एक वकील कर लेते हैं, वकील हायर कर लेते हैं, ठीक है। उसकी जो फीस होती है वो हम भर देते हैं, उसके बाद वो हमारी तरफ से मुकदमा लड़ता है। जब भी हमें कोई विधि की आवश्यकता होती है, विधि की सहायता की आवश्यकता होती है, तो हम वकील करते हैं, ठीक है। जब तक वो हमारा काम अच्छे से कर रहा है तब तक हम उसको रखते हैं, लेकिन जैसे हमें लगता है कि अब हमारा काम भी अच्छे से नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या कर देते हैं, हटा के दूसरा वकील कर लेते हैं। तो इसी तरह कुछ कुछ यहाँ पर भी रहेगा। भारत सरकार को जब तक लगेगा कि सही से काम कर रहा है तब तक वो रखेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा, लेकिन जैसे कि लगेगा कि उसको कि ये काम ढंग से नहीं कर पा रहा है या जो हमारी ज़रूरतें हैं वो नहीं पूरी कर पा रहा है, तो उसको वहाँ पर हटा सकता है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी प्रक्रिया के। इसको हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, जब चाहे तब हटा सकता है। और राष्ट्रपति हटाएगा तो जाहिर सी बात उसके पीछे कौन होगा, मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह से भी काम करेगा। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा, इसका कार्यकाल ऐसा कुछ नहीं है। तो जनरली देखा गया है कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है, जो सरकारें जब बनती हैं, नई सरकारें बनती हैं, तो तुरंत वो इस्तीफा देकर, ठीक है, अब नया सरकार जो होगी वो अपने अकॉर्डिंग अपना वकील रखेगी, पुराने वाले ने अपने अकॉर्डिंग रखा था। तो ये समझ लीजिए कि एज अ जब जैसे सरकारें बदलेंगी वैसे ये भी बदल जाएगा। उसके बीच में भी चाहें तो उसको हटा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये प्रसाद पर्यंत काम करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं इसका कार्यकाल। तो जैसे मान लीजिए सरकार बदलेगी तो इस पद को वहाँ पर बदल दिया जाता है। अब बात करते हैं वेतन और भत्तों की, इसको क्या क्या वेतन और भत्ते मिलते हैं। तो जो वेतन भत्ते होते हैं ये संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, संसद द्वारा ये निर्धारित होते हैं। इनके जो भी वेतन भत्ते होते हैं वो संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। अब इसलिए यहाँ पर क्यों? क्योंकि कोई वैसा पद नहीं है, इसको कोई पूर्णकालिक पद नहीं है, इसलिए यहाँ पर संसद ही निर्धारित करती है कि कितना इसको वेतन देना है। तो ये तो रही बात एक जनरल चीज़ों की। अब देखते हैं ये जो महान न्यायवादी होते हैं क्या कार्य करते हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं। तो कार्य में पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि भारत सरकार को सलाह देंगे। कार्य की अगर हम बात करें तो कार्य क्या होते हैं, कार्य में देखेंगे कि ये भारत सरकार को सलाह देते हैं। कैसे सलाह देंगे? भारत सरकार को किसी भी संवैधानिक प्रश्नों पर,
भारत सरकार को संवैधानिक प्रश्नों पर संवैधानिक प्रश्न का मतलब समझ लेते हैं। संविधान से रिलेटेड अगर कोई मैटर फंसता है, मामला फंसता है, तो वहाँ पर वो सलाह देगा कि भाई ये संवैधानिक है या नहीं है। तो उस जगह पर हम देखेंगे अटॉर्नी जनरल का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। संवैधानिक प्रश्न हुए या विधि संबंधी कोई विषय हुआ संवैधानिक प्रश्नों पर, या विधि संबंधी विषयों पर सलाह देगा। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि भारत सरकार को संवैधानिक प्रश्नों पर और विधि संबंधी अगर कोई मैटर फंसता है तो वहां पर ये सलाह देगा। अगर कोई वैसा मैटर फंसता है मुकदमों में, भारत सरकार का पक्ष लेगा। आपने देखा होगा तमाम सारे मुकदमे होते हैं, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या वर्सेस भारत संघ करके बहुत सारे आपने पढ़े होंगे। तो देखिए जब वर्सेस भारत संघ आता है तो वहाँ पर कौन लेगा? हमारा महान न्यायवादी लेने वाला है पक्ष। ठीक है, तो मुकदमों में भारत सरकार का क्या करता है? पक्ष लेता है। और भारत सरकार को संवैधानिक प्रश्नों पर या विधि संबंधी कोई विषय हैं वहाँ पर वो भारत सरकार को सलाह देगा। फिर अगला कार्य के रूप में देखते हैं तो कहता है राष्ट्रपति को, अगर राष्ट्रपति जिन विषयों पर चाहता है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर भी सलाह क्या करेगा? सरकार को, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर सरकार को विधिक सहायता एवं सलाह। फिर समझ लेते हैं इसके कार्य बस यही है कि भारत सरकार की तरफ से पैरवी करेगा, भारत सरकार की तरफ से पक्ष लेगा, भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर क्या करेगा? अपनी सलाह देगा, या राष्ट्रपति जिन विषयों पर चाह रहा है उन विषयों पर राष्ट्रपति को सहायता करेगा या सलाह देगा। एक चीज़ यहाँ पर निकल के आती है कि राष्ट्रपति को देखिए सलाह दे रहा है, राष्ट्रपति को ये भी सलाह दे रहा है। और आर्टिकल 74 में भी हमने पढ़ा था, वहाँ पर भी सिंपली डिफाइन किया था कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो वहाँ पर जो मंत्रिपरिषद थी वो तो उसकी जो सलाह थी उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। नोट करिएगा, सलाह मानने हेतु राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं होता है, बाध्यकारी नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ भी सकता है यहाँ पर कि क्या अटॉर्नी जनरल द्वारा दी गई सलाह मानने हेतु राष्ट्रपति बाध्य है या बाध्यकारी है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति महान न्यायवादी की सलाह है, ठीक है, वो मानने हेतु बाध्यकारी नहीं है। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद वहाँ पर सलाह दे रही है तो उसको मानने के लिए बाध्यकारी होंगे। तो यही कारण है भारत की सरकार की तरफ से पैरवी करेगा और विधि संबंधी विषयों पर वहाँ पर सलाह देगा। सलाह इसीलिए देता है कि ताकि अच्छे से विधि संगत कोई विधि बनाई जा सके, संविधान के विरुद्ध जाकर वो कोई विधि ना हो, ठीक है, और आगे कोई विवाद ना हो उत्पन्न हो, ताकि बार बार न्यायालय में जाना पड़े। तो इसलिए वहाँ पर इसको रखा गया है। ये तो रही बात इसके कार्यों की। अब हम बात करते हैं, कुछ इसको अधिकार भी दिए गए हैं संविधान की ओर से। देख लेते हैं क्या अधिकार हैं इसको। तो अधिकारों के क्रम में सबसे पहले देखते हैं कि क्योंकि ये संसद सदस्य नहीं होते हैं, अधिकार क्या क्या अधिकार दिए गए हैं इनको देखते हैं। चूंकि संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन ब्रिटेन में क्या था, जो महान न्यायवादी होते हैं वो संसद के ही सदस्य होते हैं, लेकिन भारत में संसद सदस्य महान न्यायवादी नहीं बनाए जाते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है। तो संसद के सदस्य तो नहीं होते हैं, लेकिन लोकसभा
या राज्यसभा, दोनों जगह पर क्या कर सकते हैं ये, लोकसभा या राज्यसभा, या अगर संयुक्त बैठक हो रही है, संयुक्त बैठक, तो बैठक की कार्यवाही में क्या कर सकते हैं, ये भाग ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, वहां पर भाषण दे सकते हैं, कार्यवाही में तो भाग ले सकते हैं कि कार्यवाही जो हो रही है उसको देख सकते हैं, वहां पर बोल भी सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन परंतु अगर मतदान करने की बात आएगी किसी विधेयक पर, ठीक है, पक्ष में विपक्ष में, तो मतदान नहीं करेगा, परंतु मतदान नहीं कर सकता है। ये इसकी सीमा भी दी गई है। यहाँ पर अधिकार तो दे दिए गए कि भाई लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, ठीक है, पक्ष विपक्ष दोनों की बातें सुन सकता है, भाषण भी दे सकता है, लेकिन अगर किसी विषय पर चुनाव होना है, मतदान होना है, तो वहाँ पर मतदान नहीं कर सकता है। फिर अगला है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। जिस न्यायालय में चाहे उस न्यायालय में वो सुनवाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये भारत सरकार का क्या है, वकील है, तो किसी भी न्यायालय में वहाँ पर सुनवाई कर सकता है। कुछ संसदीय समितियाँ होती हैं, तो संसदीय समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। जो संसद में कुछ संसदीय समितियां होती हैं, जैसे लोक लेखा समिति होगी, प्राक्कलन, आगे जब हम संसद पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे सारी समितियों को। तो यहाँ पर इतना जान लेते हैं, जो संसदीय समितियां होती हैं उनका सदस्य वहाँ पर बन सकता है। ये इसका अधिकार है कि वो वहाँ पर संसद का जो संसदीय जो समितियाँ होती हैं, ये उसका सदस्य वहाँ पर बनाया जा सकता है। फिर सांसदों को दी जाने वाली उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। सांसदों को दी जाने वाली उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। अब ये क्या होती हैं उन्मुक्तियां? जो सांसद सदस्य होते हैं, ठीक है, वो संसद के अंदर उनको बहुत सारे विशेषाधिकार दिए गए होते हैं। जैसे अगर वो कुछ संसद के अंदर बोल रहे हैं, उसको हम किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो उस तरह की बहुत सारी जो उन्मुक्तियां सांसदों को प्राप्त होती हैं, वो यहाँ पर महान न्यायवादी को भी दी जाती हैं। अगला है कि प्राइवेट कानूनी प्रैक्टिस कर सकता है। प्रैक्टिस कर सकता है। प्राइवेट कानूनी प्रैक्टिस मतलब किसी प्राइवेट व्यक्ति का भी वो मुकदमा लेकर, ठीक है, वहाँ पर उसकी तरफ से पैरवी कर सकता है, लेकिन भारत सरकार की वहाँ पर अनुमति उसको लेनी होगी। तो प्राइवेट कानूनी प्रैक्टिस कर सकता है। ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि ये भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है कि सरकार चाहे किसकी भी हो, ये जब तक इसका कार्यकाल रहेगा, है ना, तब तक ये वहाँ पर वकालत करेगा। तो पूर्णकालिक वकील तो है नहीं, वो तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम कर रहा है। हो सकता है 6 महीने के लिए, हो सकता है साल भर के लिए हो सकता है 5 साल तक ही कार्य करे। तो वहाँ पर क्या होगा, साल भर के बाद क्या वो बैठ के तो खाएगा नहीं, है ना। तो इसलिए वहाँ पर वो उसको छूट दी गई है कि आप अपनी जो प्राइवेट कानूनी प्रैक्टिस है उसको आप जारी रखिए, कर सकते हैं। तो ये तो रही बात अधिकारों की। अब इन अधिकारों के पीछे कुछ सीमाएं भी हैं, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, केवल अधिकार ही नहीं है। क्या होती हैं सीमाएं? सीमाओं से संबंधित ये सीमा का मतलब है कि जो इसको अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, वो असीमित नहीं है, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं, अधिकारों की क्या होती हैं? सीमाएं। सीमाएं क्या है? भारत सरकार के विरुद्ध सलाह नहीं दे सकता है। भारत
सरकार के विरुद्ध सलाह नहीं दे सकता। कहने का मतलब भारत सरकार की तरफ से कोई भी सलाह या कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता है। कैसे? अब वो ये नहीं कर सकता है कि भारत सरकार के खिलाफ ही वो केस डाल दे, ऐसा वहाँ पर वो नहीं कर सकता है। ये उसकी सीमा दी गई है। भारत सरकार की तरफ से सलाह नहीं दे सकता है, ना ही कोई टिप्पणी कर सकता है। मीडिया में आकर कोई भी ऐसा कमेंट भी नहीं कर सकता कि भारत सरकार खराब है हो या बेकार सी नीतियाँ बना रहा है, संविधान के विरुद्ध नीतियाँ बना रहा है। ऐसी कोई टिप्पणी भी वो उसके खिलाफ नहीं कर सकता है जब तक पद पर रहेगा। ठीक है। फिर अगला है कि भारत सरकार की अनुमति के बिना भारत सरकार की अनुमति के बिना भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामले में किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। समझेंगे इसको? प्राइवेट प्रैक्टिस तो कर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला है जो आपराधिक मामला है, कैसा है? आपराधिक मामला है, तो उसमें भारत सरकार की उसको अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। जब तक भारत सरकार अनुमति नहीं देता तब तक वो किसी व्यक्ति को आपराधिक मामले में उसका बचाव नहीं कर सकता है। अगला इसका है कि भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी परिषद या कंपनी का डायरेक्टर, मतलब निदेशक पद जो होता है, निदेशक पद धारण नहीं कर सकता। कहने का मतलब अगर किसी कंपनी का निदेशक बनना है या किसी परिषद का निदेशक डायरेक्टर बनना है तो वहाँ पर भारत सरकार की अनुमति उसको लेनी होगी। बिना भारत सरकार की अनुमति के वो किसी भी परिषद या कंपनी का निदेशक पद ग्रहण नहीं कर सकता है। ये तो हो गई कुछ इसकी सीमाएं। तो भारत का जो महान्यायवादी होता है उसके हमने कार्यों को यहाँ पर पढ़ा। क्या कार्य हो सकते हैं? भारत सरकार की ओर से ये वकालत करता है, भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है और समय समय पर, ठीक है, जो संवैधानिक प्रश्न होते हैं, ठीक है, उन संवैधानिक प्रश्नों पर क्या करता है? भारत सरकार को सलाह देता है, या राष्ट्रपति जिन जिन विषयों पर चाहे वो वहाँ पर सलाह या सहायता महान्यायवादी से ले सकता है। और कुछ उसकी हमने जो सीमाएं हैं वो देखी और कुछ इसके अधिकारों को देखा। अब देखिए, जो महान न्यायवादी होते हैं उसका तो पद एक ही है और भारत इतना बड़ा है, तो इतने बड़े भारत क्षेत्र में अकेले इसका काम कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रखे जाते हैं। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रखे जाते हैं इसकी सहायता के लिए। इसीलिए क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है और अकेले काम कर पाना इसका संभव नहीं है। जो सॉलिसिटर जनरल का पद है वो गैर संवैधानिक पद है। क्यों? क्योंकि सॉलिसिटर जनरल का जो पद है वो संविधान में वर्णित नहीं है। अब जैसे महान्यायवादी जो था भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 के अंतर्गत, ठीक है, उसको संविधान में जगह दी गई थी, लेकिन यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल को कोई भी जगह वहाँ पर संविधान में नहीं दी गई। ये भारत सरकार द्वारा क्या है? भारत सरकार द्वारा सृजित पद है। भारत सरकार द्वारा सृजित पद है।
ये भारत सरकार द्वारा सृजित पद है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। अब देखिए दो चीज़ें आ गई यहाँ पर, गैर संवैधानिक और एक संवैधानिक। तो गैर संवैधानिक मतलब संविधान में जिसका उल्लेख नहीं है, जिसका वर्णन नहीं है, वो तो गैर संवैधानिक हो गई, और एक संवैधानिक हो गया जिसका वर्णन संविधान में दिया गया हुआ है। इन दोनों के अलावा एक चीज़ और होती है असंवैधानिक, वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। असंवैधानिक का मतलब होता है कि संविधान के विरुद्ध, ठीक है, संविधान के विरुद्ध अगर चीज़ें हो रही हैं तो वो असंवैधानिक होता है। संविधान में उसका वर्णन भी नहीं है, भारत सरकार द्वारा उसको सृजन भी नहीं किया गया है, और वो संविधान के विरुद्ध हैं या विधि विरुद्ध हैं, तो उसको हम असंवैधानिक बोलेंगे। ठीक है, तो तीन चीज़ें निकल के आती हैं, तीनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, संवैधानिक और गैर संवैधानिक। ठीक है, संवैधानिक का मतलब संविधान में जिन चीज़ों का वर्णन किया गया है, आर्टिकल के अंदर उनको जगह दी गई है, वो तो संवैधानिक चीज़ें हो गई। और गैर संवैधानिक जैसे कुछ आयोग होते हैं, ठीक है, जैसे वित्त आयोग हो गया या पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, ये सब क्या है, संवैधानिक पद हो गया। लेकिन जो महिला कह सकते हो एक आयोग होता है, वो उसका वर्णन संविधान में नहीं दिया है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गैर संवैधानिक हो जाएगा। क्यों, भारत सरकार के द्वारा तो वो पद बनाया गया है, लेकिन संविधान में उसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसलिए उसको हम क्या कर देंगे, वो गैर संवैधानिक। इसी तरह जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो गैर संवैधानिक पद होते हैं, संविधान में इनका वर्णन नहीं किया गया है, ये भारत सरकार के द्वारा इन पदों को सृजित। तो इसका बस मेनली यही कार्य होता है कि भारत के महान न्यायवादी सहायता करना, भारत के महान न्यायवादी की ये सहायता करते हैं। ठीक है, उनके कार्यों में हाथ बटाते हैं और उनको समय समय पर सहायता देते हैं। अच्छा, सहायता तो दे दी, लेकिन इनका कार्यकाल क्या रहता है, तो जनरली इनका कार्यकाल 3 साल के लिए होता है। ठीक है, एक अमूमन परंपरा के अनुसार 3 साल तक रखा है, ऐसा कोई डिफाइंड नहीं कि 3 ही साल तक रहेगा, सरकार चाहे तो बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, लेकिन जनरली एक परंपरा के आधार पर देखा गया है कि कार्यकाल 3 साल के लिए इनको रखा गया है। 3 साल के पहले भी हटाए जा सकते हैं, 3 साल के बाद भी हटाए जा सकते हैं। लेकिन एक ट्रेंड ये देखा गया है कि सरकारें जैसे बदलती हैं, सरकार बदलते ही अपना इस्तीफा दे देते हैं। जैसे सरकार बदलेगी अपना इस्तीफा, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो जिसकी सरकार होती है वो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, महान न्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल को अपॉइंट करती है, नियुक्त करती है। अब सरकार बदलेगी तो जो नई सरकार आएगी वो अपने अकॉर्डिंग रखेगी, तो इससे अच्छा है कि वो हटाए नई सरकार, अपने आप ही ये लोग क्या कर देते हैं, इस्तीफा देते हैं सरकार बदलती ही। तो सरकार जैसे बदलेगी अपना इस्तीफा दे देंगे, बस। इस पद में और कुछ ज़्यादा नहीं है, खाली ये महान न्यायवादी की सहायता करते हैं और कार्यकाल इनका लगभग 3 साल के लिए होता है। अगर मान लीजिए 3 साल से पहले भी चाहे सरकार तो हटा सकती है, 3 साल के बाद भी तक रख सकती है, या अगर सरकार बदल गई है तो स्वयं ही अपना इस्तीफा दे देते हैं कि अगली सरकार आएगी तो हटाएगी ही ये, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग रखेगी। इससे पहले ही क्या है, हम सरकार के साथ ही अपना त्यागपत्र दे देते हैं। तो ये तो रही बात महान न्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल की। तो कार्यपालिका के एक बहुत मुख्य भूमिका ये भी निभाता है। जब भी हम कार्यपालिका पढ़ते हैं संघ की, तो भाग 5 के अंतर्गत हमने जब कार्यपालिका पूरी पढ़ी, उसके अंतर्गत महान न्यायवादी पद ये था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि समय समय पर हमारे अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।